हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी हार्ड विथ अ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़ाई किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर। मैं ये अपने तरीके से बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से बच्चों को किस किस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि स्टडी में जो है उनका कंसंट्रेशन बना रहे। आप लोग की मेंटेलिटी अलग हो सकती है, बट एज अ टीचर मैं अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ। ऑलवेज हैव अ नोटबुक विथ यू। आपके साथ हमेशा एक नोटबुक होनी चाहिए, लाइक अ क्लासरूम एज अ कोचिंग, या फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। बट आप जब भी कोई भी चीज़ समझ रहे हैं या कोई भी चीज़ आपको समझ में आती है, उस चीज़ को फटाफट से नोटबुक में लिख लीजिए कि मैम ने इस तरीके से इसको समझाया है। उस चीज़ को हमने किस तरीके से समझा उसको एक नोटबुक में अलग से लिख लीजिए। जब भी आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे या फिर समझेंगे या फिर रिवाइज करेंगे तो आपको वो नोटबुक बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो आपको हमेशा अपने साथ में एक नोटबुक रखनी है ताकि कोई भी प्लस पॉइंट आपको जब भी पता चलता है तो आप वो प्लस पॉइंट जो है वो अपनी नोटबुक में नोट कर सके। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड देखिए, डिवाइड योर स्टडी टॉपिक्स। आपको अपने स्टडी टॉपिक्स जो है ना वो डिवाइड करने। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने कोई भी चैप्टर लिया, जैसे सोशल साइंस का ही हमने कोई चैप्टर ले लिया। अब उसमें हम क्या करेंगे, जैसे चैप्टर में एक तो ग्राफ होंगे, ग्राफ के अलावा क्या होगा जो हमारी हिस्ट्री में होते हैं, हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक बेसिकली हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, वो जो नंबरिंग वाली चीज़ें, लाइक याद करने की डेट्स वगैरह रहती है। अब डेट ही तो है जो हमें याद नहीं होती, तो वो है ना एक अलग से नोट बना लो। ठीक है, कि हाँ इतने इस चैप्टर में से इतनी इतनी डेटें तो हमें याद करनी ही है। एक आपने डिवाइड कर लिया डेट को। सेकेंड आप ज्योग्राफी को लोगे। ज्योग्राफी में क्या रहते हैं, मैप रहते हैं। मैप के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, लेकिन बेसिकली जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मैप वगैरह की चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग क्या करिए, मैप की जितनी भी चीज़ें हमें याद करनी उसका एक अलग से नोट बना लीजिए कि हमको ज्योग्राफी में से ये पढ़ना है, हिस्ट्री में से हमको डेटें पढ़नी है। और इकोनॉमिक हो गया। अब इकोनॉमिक और सिविक्स में हमें क्या पढ़ना है, सिविक्स में जितनी भी स्टोरीज होती हैं, है ना, स्टोरीज में क्या क्या बेसिकली कौन कौन से जिसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे कौन सा कांड हुआ था, यहाँ पे कौन सा कांड हुआ था, किस डेट में हुआ था, ये सब चीज़ें लिखी रहती है ना कि है ना आप इस डेट में कौन सा कांड हुआ था वो बताइए। तो अब वो चीज़ें हमें कैसे याद होंगी, तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि ये वाला केस कौन सा था, ये वाला केस कौन सा था, तो इसमें क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी। उसको हमने अलग डिवाइड कर लिया। अब क्या हुआ, हिस्ट्री अलग डिवाइड हो गई, ज्योग्राफी अलग डिवाइड हो गई, सिविक्स अलग डिवाइड हो गई। इकोनॉमिक में जो भी इको के बारे में रहेगा वो सब हमने एक अलग टॉपिक डिवाइड कर लिया। अब सोशल साइंस है तो एक ही बुक, उसमें से हमने सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक ये सब हमने अलग अलग डिवाइड किए, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है। अब उसमें से हमने डिवाइड तो कर लिया, अब डिवाइड करने के बाद पढ़ना कैसे है वो देखो। हिस्ट्री में क्या करोगे, जो भी चीज़ें हमें पहले सबसे आसान आपको क्या लगेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर इकोनॉमिक। अगर किसी को सिविक्स ईजी लगती है तो सबसे पहले हम सिविक्स से स्टार्ट करेंगे। सिविक्स को टिक लगा लो कि हाँ भाई हमें फर्स्ट चैप्टर में से सिविक्स के लिए क्या क्या पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया। अब सिविक्स तो हट गई, अब बचे कितने, 3। अब उसमें से कुछ टाइम तो आप रेस्ट करेंगे, फिर क्या स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक में क्या इजी लग रहा है। कई बच्चों को इको इजी लग रहा है, इको कर लिया। अब ये दो तो कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बचा। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से ज्योग्राफी इजी लगी कि चलो मैप के नाम याद कर लेते हैं, फिर हिस्ट्री में तो डेट वगैरह याद करनी पड़ेगी तो थोड़ा सा लिख लिख के भी याद करना पड़ सकता है। तो हमने अब ज्योग्राफी याद कर ली, 10-20 बार नाम लिया, ग्राफ लिया, ग्राफ में ना बार बार जहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, जहाँ पे भी हमारा जो भी स्टेट है उसको लिखा हमने। ठीक है, धीरे धीरे 4-5 बार हमने ग्राफ को रिपीट किया, हमको याद हो गया। ठीक है, अब ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, सिविक्स कंप्लीट हो गई, इकोनॉमिक कंप्लीट। अब बचा क्या, हिस्ट्री बची। हिस्ट्री में क्या याद करना पड़ता है, डेट्स याद करनी पड़ती। अब ऐसे याद नहीं हो रही, बोल बोल के याद नहीं हो रही, अब क्या करें, कैसे याद करें, याद तो करनी है भाई क्योंकि टारगेट है, एक दिन का टारगेट इतना बना लिया है तो आज कोशिश तो करनी है कि ये कंप्लीट करना है। बाकी दिनों तो याद हो गई, अब ये तो याद नहीं हो रही, क्या करें, तो क्या करो, लिख लिख के याद करो। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने पॉइंट 1, इस दिन ये डेट पे ये हुआ था। ठीक है, ये टॉपिक है। अब उस चीज़ को कम से कम 5 से 6 बार लिख लो। आई होप, देखिए मुझे जब कोई भी चीज़ याद नहीं होती थी, एज अ टीचर बता रही हूँ मैं,
मुझे जब भी कोई चीज़, कोई भी डेट याद नहीं होती थी, मोस्टली मुझे ना डेट्स वगैरह बिल्कुल याद नहीं रहती है, आज भी नहीं रहती है, पहले के टाइम पे भी नहीं रहती थी। तो मैं क्या करती थी, उस चीज़ को ना लाइन वाइज में 5 से 7 बार उसको लिख लेती थी। आप, कई बच्चे बोलते हैं वो तो रट्टा मारना हो गया, वो तो याद करना। भाई सिविक्स में लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो हम समझ चुके हैं। अब लैंग्वेज में किस डेट को क्या हुआ था हम वो याद कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। रट्टा उसको मारना बोलते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ था दे डू दिस, दे डू दिस, दे डू दिस, हम इसको लिख के 50 बार लिख रहे हैं, इसको कहते हैं रट्टा मारना। हम डेट याद कर रहे हैं, डेट याद करने में रट्टा मारने वाली कौन सी बात है। डेट के आसपास की जितनी भी चीज़ें वो तो लैंग्वेज वाली हैं, वो तो हमें समझ में आ जाएंगी। हाँ, वो तो हम पढ़ लेंगे कि इस दिन ये घटना हुई थी, उसका डेट ये है, पर घटना क्या क्या हुई थी वो तो हमें खुद से समझ में आएगी जब हम पढ़ेंगे। उस इंग्लिश में जो भी सेंटेंस उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने ब्रेन में फिट कर लेंगे कि हाँ इस दिन ये हुआ था और इस डेट को हुआ था। अब हमें तो डेट याद नहीं हो रही, बाकी जो प्रॉब्लम, बाकी जो मटेरियल वो तो हमको हमारे ब्रेन में याद हो चुका है। तो हम क्या याद करें, सिर्फ और सिर्फ डेट याद कर रहे हैं, सिर्फ डेट का नोट बना हुआ है। तो हम उस डेट को 5-6 बार लिखेंगे, ठीक है, कि इस दिन इस डेट पे ये हुआ था। तो उस डेट को आप 4-5 बार लिखेंगे ना तो आपको वो डेट 101% याद हो जाएगी। मेरी तो ट्रिक यही थी, मुझे तो याद हो जाती थी। आप लोग भी ट्राई कीजिए, अगर ये वर्क करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक यस करके कमेंट कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी जो चीज़ मैं समझा रही हूँ वो आप लोगों तक जा रही है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, सेकेंड चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड देखिए, ऑलवेज क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर ली, बुक पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हाँ नोट्स बना लिए, और जो मैम ने समझाया था फ़ोन में चाहे कोचिंग में चाहे कहीं पे भी जो समझाया गया था वो समझ लिया, नोट्स में लिख लिया और हटा दिया। कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कैसे पता चलेगा। जैसे हमने कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, अब साइंस के सब्जेक्ट में पीएच वाली बातें होती हैं, ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट में ही बायो की बातें होती हैं, साइंस के सब्जेक्ट में केमिस्ट्री का मटेरियल होता है, साइंस के सब्जेक्ट में हमारी फिजिक्स होती है। अब फिजिक्स बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है। फिजिक्स बच्चे सोचते हैं रटना है, क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ऐसे ऐसे करना है और ये थ्योरम्स है, इसको देखा रटा और बस पेपर में लिख के आ गए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है कि वेलोसिटी कब इंक्रीज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज कब हो रही है ना, और डिस्टेंस की वेलोसिटी कैसे देखनी है, किस तरीके से फॉर्मूले लग रहे हैं, कैसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये चीज़। बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। बच्चे बस क्या करेंगे, थ्योरम देख ली कि हाँ यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इस टाइम पे डिक्रीज होगी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखा और चल दिया उसको रट के। ये चीज़ नहीं करनी है बच्चों। अगर ये चीज़ आप करोगे ना तो अगली क्लास में आप जब जाओगे तो पुरानी चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकल जाएंगी। तो ना पुराना क्लियर रहेगा ना नई चीज़ क्लियर होगी। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है, कभी भी रटने की गलती नहीं करनी है, ठीक है, रटना कभी भी नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज चलो। हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, अब मैथ्स में भी बच्चे बोलते हैं मैथ्स तो ऐसी सब्जेक्ट है जो बिल्कुल रटने जैसी है, ये बिल्कुल अब बेकार है, या फिर बहुत मतलब इतनी टफ है, कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैथ्स कितनी प्यारी है, मैथ्स को समझ लें, उसके कॉन्सेप्ट समझ लें तो मैथ्स तो कितनी ईजी है, करना ही क्या है, फॉर्मूला लगाया सॉल्व किया। दो मेंटेलिटी हुई ना। एक किसने मेंटेलिटी लगाई, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसने क्या कहा बहुत टफ है, बेकार है, ऐसा है वैसा है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्या बोलता है कि मैथ्स बहुत इजी है, क्या करना है बस फॉर्मूले लगाने हैं और बेसिक सी थोड़ी सी चीज़ें समझनी है, बस हमारा तो चैप्टर कंप्लीट। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको ईजी लगी, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको टफ लगी। समझ रहे हैं ना, यही चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मेन चीज़ होता है। आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। आपको हर एक चैप्टर को बिल्कुल परफेक्टली पढ़ना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, ये रिएक्शन हो रही है, चलो ठीक है, यहाँ पे तो बुक में लिखा है कि ये रिएक्शन हो रही है, अब ये रिएक्शन हो कैसे रही है, किस तरीके से ये रिएक्शन बनी, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, जानना चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आज के टाइम पे हम जान नहीं सकते, भाई गूगल है, यूट्यूब है, कहीं से भी आप लोग जाइए देखिए। बट कॉन्सेप्ट को क्या करिए, हमेशा क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपकी लर्निंग स्किल वैसे ही इंप्रूव हो जाएंगी। थर्ड टॉपिक समझ में आ गया। फोर्थ देखिए, गुड स्टडी मीन्स गुड अंडरस्टैंडिंग। गुड स्टडी का मीन्स क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी कैसे होगी वो समझिए। आपने कोई भी चीज़, कोई भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, अब आपने अपने तरीके से तो स्टडी अच्छी कर ली। अब इस नोट्स को जब आप दोबारा पढ़ रहे हैं आपसे कुछ बन ही नहीं रहा। अब वो चीज़ क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि आपने नोट्स सिर्फ देख के लिख लिए, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए। आपने बस देखा, मैम ने पढ़ाया था, ये सर ने पढ़ाया था, आपने बस देखा, कॉपी में लिखा, बंद करके रख दिया, हो गया। और जब आपका एग्जाम टाइम आया, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी कि हमें पढ़ना है, जैसे ही आपने नोटबुक खोली आपसे तो कुछ बन ही नहीं रहा।
ये क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी नोट्स लिखते हैं, ठीक है, तो वीडियो चल रही है, मतलब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या फिर मैम पढ़ाती है, सर पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं आप, बस वो चीज़ें लिख ली और बस हो गया। अगर आपको कोचिंग के टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, घर पे आइए, घर पे एक अलग जो नोट्स हमारी जो कोचिंग वाली ट्यूशन वाली जो कॉपी है ना, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, एक अलग कॉपी बनाइए। उसमें जो सर ने लिखा है वो पहले ऊपर लिख दो, जो हमने समझा है वो आप उसके नीचे लिखिए कि हाँ भाई जो सर ने पढ़ाया वो तो ये, और सर ने किस तरीके से समझाया था वो हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेंगे। उससे क्या होगा, जब आप दोबारा नोट्स खोल के उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको याद आएगा कि अच्छा इस लाइन का मीनिंग तो ये था, सर ने इस लाइन का मीनिंग तो ये समझाया था। समझ रहे हैं ना आप? ये नहीं कि बस वो लिख लिया, बस वो बहुत बड़ी बात होगी, हमने तो पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी नोट्स, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको ऊपर लिखिए, उसके नीचे आपने जिस लैंग्वेज में समझा वो इसके नीचे लिखिए। मैथ्स है, हमने मेथड अप्लाई करी 1/2 वाली, बट बच्चों को समझ में आई 1/x वाली, तो हमने तो अप्लाई करके 1/2 में समझाया, पर हमें समझ में किस में आ रही, 1/x में समझ, तो आप 1/x की ही लिखो यहाँ पे नीचे। ठीक है, कि सर ने इसमें समझाई थी लेकिन हम तो इसी में लिखेंगे क्योंकि हमको इसमें समझ में आई। आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, वो चीज़ हमेशा अपने नोट में लिख के रखिए, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोड ना लेना पड़े, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट रहे कि हमने इसको इस तरीके से इस फॉर्मूले से समझा था। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज हैव अ हेल्दी डाइट। आपको हमेशा हेल्दी डाइट ही करनी है, कोई भी उटपटांग चीज़ नहीं खानी है। बेसिकली एग्जाम के टाइम भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए, कम एज के हैं, बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम बिल्कुल कंट्रोल ही कर सकते हैं, जंक फूड्स तो हम खाएंगे ही नहीं, या फिर हम मतलब पालक सलाद में ही जी लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हम इतने बड़े हो गए, हमसे इतनी चीज़ें नहीं फॉलो हो पाती, तो आप तो छोटे हैं। हेल्दी डाइट का मीनिंग ये है कि आप कम से कम फास्ट फूड खाने की कोशिश करिए। बेसिकली कब कम से कम खाना, जब आप लोगों का एग्जाम आने वाला, लाइक 1 मंथ पहले से आप लोग फालतू की चीज़ें खाना बंद कर दें। जितना भी फास्ट फूड है ना, वो घर पर बनाने की कोशिश करें, बाहर का बिल्कुल मत खाएं। मेन ये है कि आप बाहर का ना खाएं, घर का खाना है ठीक है, घर पे कुछ बनवा लिया मम्मी से, मम्मी ने बना दिया वो खा लिया, वो ठीक है। लेकिन बाहर का जो फास्ट फूड हम लोग खाते हैं ना, वो आप लोग 1 महीने के लिए एग्जाम से पहले बंद कर दीजिए। बाकी आप लोग मंथली पूरे साल में 10 बार 20 बार 50 बार खा रहे हैं, वो सब ठीक है, वो तो सब बच्चे खा रहे हैं तो आपने भी खा लिया, कोई बात नहीं, उसका उसका इतना वो नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम से पहले आपकी हेल्थ में ज़रा सी गड़बड़ी हुई ना, तो वो पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का आपने जितना भी प्रिपेयर किया वो सबको फेल कर देगी। इसलिए आपको अपनी स्टडी में कभी भी बिल्कुल भी लो लेवलिटी नहीं करनी है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से आपको कुछ भी अच्छा खाना है, चाहे हेल्दी खाना है, चाहे कुछ भी खाना है, आप अपने घर पे बनवा के खाइए। अपनी मम्मी को बोले मम्मी ये बनवा दीजिए, ये बना के खाने का मेरा मन है, तो आप बना के दीजिए। बाहर का खाने की गलती 1 महीने पहले एग्ज़ाम से नहीं करनी है, बिकॉज हेल्थ ख़राब हो जाती है तो ना पढ़ने का मन करता है, ना ही समझने का मन करता है, ना ही कुछ समझ में आता है। ठीक है, और वो जो पढ़ाई एक टाइम पे हमें ईजी लग रही थी, वो तबीयत ख़राब होने के कारण से हमें वो बोझ लगने लगती है। तो इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फॉर द कंसंट्रेशन। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए ना? बस यही चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करते हैं और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हूँ उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें अब करने अपनी पढ़ाई में, तो मुझे 101% यकीन है कि आप लोग अपनी स्टडी में बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाएंगे, बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा जो है, अगर कोई टीचर समझाता है, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे वो यूट्यूब के सर टीचर हो, अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से समझा रहे हैं, तो उसको फॉलो करने की कोशिश किया करिए। और हाँ, अगर वो हेल्पफुल है तो टीचर को बताया भी कीजिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, टीचर्स को अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।